Beyond the L1 Bid, How to Bid and Win by Mohammad Asif Siddiqui. भारतीय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बहुत मशहूर कहावत है, पुल तो कोई भी बना सकता है, लेकिन बिल पास करवाने के लिए जीनियस होना चाहिए। मैंने ये पहली बार सुनी तो मुझे लगा कि ये मजाक है, पर जितना इस दुनिया को समझ रही हूँ, लगता है ये कड़वा सच है। ये सिर्फ सच नहीं है, ये एक तरह से इस इंडस्ट्री का गोल्डन रूल है। सारा खेल कंक्रीट और स्टील का है ही नहीं, बल्कि कागज और कलम का है। जो इसे समझ गया वो टिक गया, जो नहीं समझा वो बस मेहनत ही करता रह गया। बिल्कुल, और आज हम इसी कागजी खेल को समझने वाले हैं। हमारे पास मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी की किताब है बियॉन्ड द L1 बिड, और हमारा मिशन है भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स की इस छिपी हुई दुनिया में उतरना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सबसे कम बोली लगाना यानी L1 बनना अक्सर कामयाबी का नहीं बल्कि बर्बादी का रास्ता होता है। सही कहा। ये बातचीत सिर्फ पुल और फर्कों के बारे में नहीं है, ये उस मनोविज्ञान, उस स्ट्रैटेजी और उन कानूनी दावपेच के बारे में है जो किसी भी प्रोजेक्ट का आप कह सकते हैं भविष्य तय करते हैं। हम L1 बनने के इस होड़ के पीछे के उस सच को समझने की कोशिश करेंगे जिसे इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी तो जानते हैं, लेकिन नए लोग अक्सर अपनी जेब खाली करवा कर सीखते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। भारत में हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज। बाहर से देखो तो लगता है कि एक गोल्ड रश है, मौके ही मौके हैं। लेकिन किताब इस माहौल को अनोखा, अस्त व्यस्त और अक्सर क्रूर बताती है। ऐसा क्यों है? मौके हैं तो कॉन्ट्रैक्टर परेशान क्यों रहते हैं? यहीं पर इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसे समझने के लिए हमें सिस्टम की एक बुनियादी खामी को पकड़ना होगा, जिसे किताब में L1 ट्रैप कहा गया है। L1 ट्रैप? हाँ, हमारा सरकारी सिस्टम इस तरह से बना है कि काम उसे दिया जाता है जो सबसे कम रेट पर काम करने को तैयार है। सुनने में तो ये टैक्स पेयर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन असल में काम उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा पैसा खोने को तैयार है। एक मिनट, ये बात कुछ समझ नहीं आई। सिस्टम ऐसे किसी को काम क्यों देगा जो पैसे खोने को तैयार है? ये तो लॉजिकल नहीं लगता। सरकार की नजर में तो ये पैसा बचाने का सबसे पारदर्शी तरीका होगा, है ना? बिल्कुल, और यही तो जाल है। चलिए किताब के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर है जो क्वालिटी, मार्जिन सब कुछ कैलकुलेट करके 9.6 करोड़ की बोली लगाता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। एक दूसरा है जिसे काम की बहुत जरूरत है, वो अपना मार्जिन कम करके 8.9 करोड़ की बोली लगाता है। लेकिन फिर एक तीसरा आता है जिसे किताब गैम्बलर कहती है। वो सोचता है काम पकड़ो, बाद में देखा जाएगा, और वो 7.5 करोड़ की बोली लगा देता है। और सरकारी नियमों के हिसाब से काम इसी गैम्बलर को मिलेगा क्योंकि उसकी बोली सबसे कम है। एग्जैक्टली। और यहीं से बर्बादी का खेल शुरू होता है। वो क्वालिटी में कटौती करता है क्योंकि उसके रेट में गुंजाइश ही नहीं है। जल्द ही कैश फ्लो की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, काम रुक जाता है, और आखिर में वो डिपार्टमेंट द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। पर वो ऐसा करता ही क्यों है? वो क्या है ना, किताब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है। कई कॉन्ट्रैक्टर बोली मुनाफा कमाने के लिए नहीं लगाते, बल्कि एक प्रोजेक्ट का मोबिलाइजेशन एडवांस लेकर दूसरे रुके हुए प्रोजेक्ट का कर्ज चुकाते हैं। क्या मतलब ये एक तरह की पॉन्जी स्कीम है जो वे खुद पर चला रहे होते हैं? बिल्कुल, और सिस्टम में बैठे अफसर भी इसमें फंसे। किताब सरकारी अधिकारियों के मनोविज्ञान पर भी जोर देती है। वो मुनाफे से नहीं, अपनी सुरक्षा से प्रेरित होते हैं। अपनी सुरक्षा मतलब ऑडिट से बचना। अफसर को पता है कि अगर उसने किसी काबिल L2 को काम दे दिया तो कल को CVC या CAG की जांच में उसे 10 सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन L1 को काम देकर वो सुरक्षित है। वो कह सकता है, सर मैंने तो नियमों का पालन किया, सबसे कम बोली वाले को काम दिया, प्रोजेक्ट का जो भी हो उसकी नौकरी बची रहती है। वाह, तो पूरा सिस्टम एक ऐसे अफसर के डर पर चल रहा है जिससे सिर्फ ऑडिट से बचना है। प्रोजेक्ट सफल हो या ना हो ये दूसरे नंबर पर आता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अजीब है, पर यही हकीकत है। ठीक है, तो ये साफ है कि L1 बनना एक जाल है। तो स्मार्ट लोग इससे कैसे बचते हैं? मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्वालिफाई कैसे किया जाए जहां मार्जिन बेहतर हो? यहाँ किताब एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने रखती है, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यानी PQC। इसे वो एक पेपर फोर्ट्रेस कहती है। पेपर फोर्ट्रेस यानी कागजी किला? मतलब सब कुछ कागजों पर ही तय होता है। बिल्कुल। इस किले के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, आपका फाइनेंशियल टर्नओवर, दूसरा आपकी सॉल्वेंसी यानी आपकी आर्थिक साख, और तीसरा
आपका टेक्निकल अनुभव। अच्छा, और यहीं पर कई छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स एक बड़ी गलती कर जाते हैं, कौन सी गलती? टैक्स बचाने की गलती। वो इनकम टैक्स बचाने के लिए अपनी बैलेंस शीट में टर्नओवर कम दिखाते हैं। आज 5 लाख का टैक्स बचाने के चक्कर में वे कल 10 करोड़ के टेंडर के लिए अयोग्य हो जाते हैं, जिसमें वे शायद 1 करोड़ का मुनाफा कमा सकते थे। ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड सोच है। और टेक्निकल अनुभव में सिमिलर वर्क वाला क्या पेज है? अगर मैंने एक 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई है तो ये तो बहुत बड़ा अनुभव है। हाँ, लेकिन यहीं पर ब्यूरोक्रेसी का खेल शुरू होता है। हो सकता है आपने 10 मंजिला रिहायशी इमारत बनाई हो, लेकिन अगर टेंडर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का है तो टेंडर कमेटी आपके अनुभव को यह कह के खारिज कर सकती है कि यह सिमिलर नेचर का काम नहीं है। नियम बहुत सख्त होते हैं। तो इस कागजी किले को तोड़ा कैसे जाए? अगर नियम इतने सख्त हैं तो कोई नया या छोटा खिलाड़ी बड़े लीग में कैसे खेलेगा? इसके लिए किताब एक शक्तिशाली हथियार बताती है, जॉइंट वेंचर यानी जेवी। जेवी? हाँ, इसे सुविधा का विवाह कहा गया है। एक ऐसा साथी जिसके पास पैसा है यानी टर्नओवर और सॉल्वेंसी है, और दूसरा जिसके पास उस काम का स्पेसिफिक अनुभव है। दोनों मिलकर PQC की इस दीवार को आसानी से पार कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक सिम्बायोटिक रिश्ता है जहां दोनों की कमी पूरी हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो जेवी बनाकर आप उस कागजी किले में घुस तो गए। हाँ। लेकिन असली लड़ाई तो किले के अंदर शुरू होती होगी। बिल्कुल। किले के अंदर खजाना नहीं बल्कि एक माइन फील्ड है, और उस माइन फील्ड का नक्शा है वो 200 पन्नों का टेंडर डॉक्यूमेंट, जिसे ज्यादातर लोग बिना पढ़े साइन कर देते हैं। 200 पन्ने? हाँ, और किताब एक बहुत जरूरी लाइन कहती है, BOQ यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज आपको सिर्फ रेवेन्यू बताता है, लेकिन पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट आपको आपका रिस्क बताता है। तो लोग इसे पढ़ते क्यों नहीं? आलस, या उन्हें लगता है कि सब स्टैंडर्ड ही होगा? दोनों। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। इसमें सबसे जरूरी है डॉक्यूमेंट्स की हायरार्की को समझना। स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी SCC हमेशा जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी GCC पर हावी होती हैं। SCC और GCC ये क्या है? GCC एक मानक किताब है जो दिल्ली में छपती है और आमतौर पर बैलेंस्ड होती है, लेकिन SCC उस डिवीजन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने ऑफिस में टाइप करता है और सारे स्थानीय जाल और पियाजे उसी में छिपे होते हैं। तो ये SCCs एक तरह से लोकल अफसर को बहुत ज्यादा पावर देते हैं। कुछ हद तक हाँ। इसका मकसद प्रोजेक्ट की स्थानीय जरूरतों को पूरा करना होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये अफसर को अपनी जिम्मेदारियों को कॉन्ट्रैक्टर पर डालने का एक आसान रास्ता भी दे देता है। यहीं पर अनुभव काम आता है। इन जालों को किताब में किलर क्लॉज कहा गया है। कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। एक बहुत कॉमन क्लॉज है एज इज वेयर इज। इसका सीधा मतलब है कि साइट जैसी है वैसी ही आपकी जिम्मेदारी है। अगर वहां कोई दलदल है या हाई टेंशन तार गुजर रहा है जिसे हटाना पड़ेगा, तो उसे हटाने का खर्चा और समय दोनों आपका रिस्क है, डिपार्टमेंट का नहीं। बाप रे, मतलब बिना देखे साइन करना? तो बिल्कुल। और शायद सबसे खतरनाक क्लॉज है प्राइस एस्केलेशन का न होना, जिसे क्लॉज 10CC भी कहते हैं। प्राइस एस्केलेशन? इसका मतलब है कि अगर सीमेंट, स्टील या डीजल का रेट बढ़ गया तो आपको बढ़ी हुई कीमत नहीं मिलेगी। याद है 2021 में स्टील की कीमतें कैसे दोगुनी हो गई थी? हाँ, बिल्कुल याद है। जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स थे वे बर्बाद हो गए। उन्हें अपनी जेब से पैसा लगाकर या घर बेचकर प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ा। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई असल दुनिया का बड़ा उदाहरण है? मतलब क्या सच में एक क्लॉज किसी बड़ी कंपनी को दिवालिया कर सकता है? बिल्कुल। किताब में एक दहला देने वाली केस स्टडी है जिसे द ब्रिज दैट बैंकरप्टेड अ बिलियनियर कहा गया है। बताइए इसके बारे में। एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट जीता। उन्होंने एक छोटे से क्लॉज को, आप समझ लीजिए, नजरअंदाज कर दिया। उसमें लिखा था कि बिजली के खंभे, पानी की लाइनें या गैस पाइपलाइन जैसी यूटिलिटी शिफ्टिंग की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होगी। और उन्हें लगा होगा कि ये छोटा मोटा काम है। हाँ, लेकिन जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो पता चला कि वहां से एक बहुत बड़ी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन गुजर रही थी। अब उस पाइपलाइन को वो खुद नहीं हटा सकते थे, उन्हें गैस अथॉरिटी से परमिशन लेनी थी। और उसमें समय लगा होगा। उस परमिशन को लेने में उन्हें 5 साल लग गए। 5 साल सिर्फ एक परमिट के लिए? ये तो किसी भी बिजनेस के लिए मौत की सजा जैसा है। बिल्कुल। इन 5 सालों तक उनकी करोड़ों की मशीनरी, उनके इंजीनियर, उनका स्टाफ सब साइट पर खड़े रहे। प्रोजेक्ट का बजट आसमान छू गया और वो एक जमाने की नामी कंपनी दिवालिया हो गई। सिर्फ एक क्लॉज की वजह से? उन्होंने पुल बनाना तो सीख लिया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा क्लॉज पढ़ना भूल गए थे। सच कहूं तो मैं थोड़ी डर गई हूँ।
अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्टर होती तो ये सब सुनकर शायद काम ही छोड़ देती। हर तरफ जाल ही जाल है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर अपना बचाव कैसे करे? क्या कोई तरीका है? हाँ, तरीका है, और वो तरीका भी कागज से ही निकलता है। अगर जाल पेपर का है तो ढाल भी पेपर की ही होगी। किताब डॉक्यूमेंटेशन को पेपर शील्ड यानी कागजी ढाल बनाना सिखाती है। दिलचस्प है। तो इस कागजी ढाल का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे शक्तिशाली हथियार है हिंड्रेंस रजिस्टर। हिंड्रेंस रजिस्टर? हाँ, ये कोई फैंसी चीज नहीं है, बस एक लॉग बुक है। इसमें काम में आने वाली हर रुकावट को दर्ज किया जाता है, चाहे वो भारी बारिश हो, डिपार्टमेंट से ड्राइंग मिलने में देरी हो या कोई स्थानीय हड़ताल हो। हर रुकावट को तारीख के साथ दर्ज करना और उस पर साइट पर मौजूद जूनियर इंजीनियर के दस्तखत लेना। नौकरी भी तो दांव पर है, वो अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ सबूत क्यों बनाएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मनोविज्ञान काम आता है। आप उसे ये नहीं कह रहे कि अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ सबूत पर साइन करो। आप बस कह रहे हैं, सर आज बारिश की वजह से काम नहीं हुआ, बस इसे लॉग बुक में लिख लेते हैं। अच्छा, तो इसे रोज की रिपोर्टिंग का हिस्सा बना देना है। बिल्कुल। वो उस वक्त इसके 5 साल बाद होने वाले कानूनी असर के बारे में नहीं सोच रहा होता। लेकिन जब प्रोजेक्ट में देरी होती है और डिपार्टमेंट आप पर पेनल्टी लगाने की कोशिश करता है, तब यही रजिस्टर आपका सबसे बड़ा सबूत बनता है। ये आपको EOT यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिलाने का सबसे मजबूत आधार बनता है। और उन मौखिक आदेशों का क्या, जो साइट पर दिए जाते हैं? अक्सर कोई बड़ा अफसर साइट पर आता है, कुछ बदलने को कहता है और बाद में अपनी बात से मुकर जाता है। इसका भी नियम बहुत सीधा है। हर मौखिक आदेश को उसी शाम एक कंफर्मेशन लेटर या ईमेल के जरिए लिखित में बदलो। मतलब जो कहा उसे लिख कर भेज दो। हाँ। बस इतना लिखिए, सर आज साइट पर दिए गए आपके मौखिक आदेश के अनुसार हम ये बदलाव कर रहे हैं। अगर ये सही नहीं है तो कृपया सूचित करें। और अगर वो जवाब ना दे तो कानूनन उनकी चुप्पी को सहमति माना जाता है। आपके पास एक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो आपके पास कोई सबूत नहीं होता। जैसा किताब में कहा गया है, इफ इट इज नॉट रिटन इट डिड नॉट हैपन। बिल्कुल, अगर वो लिखा नहीं गया तो वो कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? हम एक पुल बनाने की बात से शुरू हुए थे और अब हम कानूनी दांव पेंच और ईमेल लिखने की कला पर पहुंच गए हैं। ये साफ है कि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ काम करना जानना काफी नहीं है। आपको एक वकील, एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक अच्छा रिकॉर्ड कीपर भी होना पड़ेगा। बिल्कुल। किताब का सार एक मानसिकता के बदलाव पर है। एक ठेकेदार की तरह सोचने के बजाय एक बिजनेस ओनर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की तरह सोचना। इन दोनों में क्या फर्क है? एक ठेकेदार सिर्फ ये सोचता है मुझे ये टेंडर किसी भी कीमत पर कैसे मिले। उसका फोकस सिर्फ काम पकड़ने पर होता है। जबकि एक बिजनेस ओनर ये सोचता है मैं इस टेंडर को मुनाफे के साथ कम से कम जोखिम पर समय पर कैसे पूरा करूं। ये दो अलग अलग दुनिया हैं। और शायद यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, एक मानसिकता का बदलाव। हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार, अगली बार जब वे किसी बन रहे फ्लाईओवर या मेट्रो लाइन को देखें तो सिर्फ उसके कंक्रीट के पिलर या उसकी लागत पर ध्यान न दें। शायद ये सोचने का समय है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के 200 पन्नों में कौन सा छिपा हुआ किलर क्लॉज है, या उस साइट की लॉग बुक में कौन सी हिंड्रेंस दर्ज है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर का भविष्य तय कर रही होगी। असली एक्शन साइट पर नहीं, फाइलों में हो रहा है।